कॉन्सेप्ट को समझेंगे बेटा मेरे, ठीक है। आराम आराम से समझेंगे, जल्दबाजी करेंगे नहीं, जैसा अपना तरीका है पढ़ाने का उसी को फॉलो करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कल 11th क्लास में एक सुंदर टॉपिक शुरू होने वाला है जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। इनकेस कोई क्लास 12th के स्टूडेंट अगर बैठे हुए हैं कुछ, तो 11th के क्या बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स जिनका वीक हो, वो 11th वाली क्लास को ज्वाइन कर सकता है, ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन, ठीक है ना। ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन, कीप इन योर माइंड, ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन, ठीक है ना। ऑफलाइन में बेटा वो भीड़ ज्यादा हो जाती है, फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है चीजों को मैनेज करना, ठीक है। तो चलिए, लेट मी स्टार्ट द सेशन। सो स्टूडेंट, लेट मी स्टार्ट द सेशन अगेन। कृपया करके बहुत ध्यान से स्क्रीन की तरफ देखें। जितना समय बचा हुआ है उसमें टॉपिक पूरा कराया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है बेटा। बस बहुत ध्यान से स्क्रीन की तरफ देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सुंदर सा एक टॉपिक आप लोगों के सामने प्रकट होने वाला है, बहुत ध्यान से आप लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे सभी। बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश करेंगे सभी, ठीक है। देखिए, एक्चुअली जो इस टॉपिक का जो सेंस बनता है कृषि, वो क्या बनता है उस बात को समझ बेटा। कृषि, बहुत ध्यान से इस पूरे टॉपिक को समझ, सीखने की कोशिश कर बेटा। देखिए, हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे, बैक टाइट्रेशन। कृपया करके सभी बच्चे हेडिंग डाल दें भैया, बैक टाइट्रेशन। तो इस समय आ चुका है बैक टाइट्रेशन को कवर करने का। आप बस स्क्रीन की तरफ देखते रहिए, बाकी काम मेरा होगा। सी, देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड बैक टाइट्रेशन। क्या नाम है इसका बेटा जी? बैक टाइट्रेशन। बहुत ही सुंदर सा टॉपिक है, इजी वे में कवर हो जाने वाला टॉपिक है। बशर्ते आप लोग स्क्रीन की तरफ फोकस करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। द टर्म इज कॉल्ड बैक टाइट्रेशन। तो भैया बैक टाइट्रेशन क्या है और ये कैसे काम करती है, तो बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी। देखिए, बैक टाइट्रेशन क्या है उसको समझने से पहले ना आपको एक नियम पता होना चाहिए। क्या? कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मान लीजिए ये ए है ना, और ये ऐसे लिखने तो ज्यादा अच्छा है, ये ए है और ये रिएक्ट कर रहा है बी से, और यहाँ से सी बन रहा है और डी बन रहा है। तो लेटेस्ट डेटा के अनुसार जो ग्राम इक्वलेंट है किसका, ए का, वो जस्ट बराबर होगा किसके, ग्राम इक्वलेंट ऑफ बी के। या मैं कहूँ कि वो बराबर होगा ग्राम इक्वलेंट ऑफ सी के, या मैं कहूँ कि वही बराबर होगा ग्राम इक्वलेंट ऑफ डी के। ये कहानी हमें पहले से ही पता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी को आप लोगों ने लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी के नाम से जाना। दिस टर्म इज कॉल्ड लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी, राइट। ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के नाम से जाना। तो बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। मैं 2 मिनट पहले इस बात पर लगा देता हूँ कि ग्राम इक्विवेलेंट है क्या। देख बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट को EQ के नाम से भी जानते हैं, और इसका सीधा सा मतलब होता है गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्वलेंट वेट। दोनों में अंतर है। गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्वलेंट वेट। तो अब आपको पता होना चाहिए कि सर ये इक्वलेंट वेट क्या चीज है। इक्वलेंट वेट का मीनिंग होता है बेटा एटॉमिक मास या मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, है ना। अब बेसिक टेंस सेंस आपको क्लियर है कि यार H2SO4 का एन फैक्टर कितना होता है बेटा, 2 होता है। H3PO4 का एन फैक्टर कितना होता है, 3 होता है। NaCl का एन फैक्टर कितना मिलेगा टोटल चार्ज ऑन के टाइम, 1। ऐसे ही HCl का जो एन फैक्टर वो मिलेगा, कितना मिलेगा जी, 1 मिलेगा। आसान है, बेसिक है, सिंपल है, लॉजिकल है, बिना कष्ट के कोई डेटा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप लोगों को समझ में ना आए, आसान भाषा में ये बातें मैंने आपको बता दी, ठीक है जी। तो ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट का एक फॉर्मूला तो ये रहा। अब एक टर्म आती है जिसका नाम है नॉर्मेलिटी। अच्छा, नॉर्मेलिटी कहती है कि जी हम बराबर हैं किसके, ग्राम इक्विवेलेंट विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बहुत बढ़िया। तो इन दोनों तीनों फॉर्मूले को अगर मैं देखूं, तो मैं एक बात और बताऊं, इस वाले फॉर्मूले को हम थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं क्या, क्या
ग्राम इक्विवेलेंट का EQ इज इक्वल टू गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर वेट एंड इट इज डिवाइडेड बाय द एन फैक्टर। और बेटा गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर वेट ही क्या होता है, मोल होता है। क्या होता है, मोल इनटू एन फैक्टर। यस और नो? दिस इज नथिंग बट द ग्राम इक्विवेलेंट। दिस इज नथिंग बट द ग्राम इक्विवेलेंट। क्या इतनी बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? आप कहोगे सर आसानी से क्लियर है। मोटा मोटी ना मैं एक बात बता देता हूँ जिसके बेसिस पर आप लोग सारी चीजों को खेल जाओगे। समझो, मैं आप लोगों को कुछ बातें बताने जा रहा हूँ जिसके बेसिस पर आप सारी चीजों को खेल जाओगे। बहुत ध्यान से सुनना बेटा। मैं आपसे कह रहा हूँ ये जो इक्विवेलेंट है ना बेटा, जिसको आप ग्राम इक्विवेलेंट बोल देते हो, इसका फॉर्मूला होता है मोल मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। जो पहला फॉर्मूला तुझे रटा रहना चाहिए। दूसरा, क्योंकि यार मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर, तो मोलैरिटी को जब वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मोल भी बन सकता है। तो मैंने बस उसी को यहाँ पर यूज करके मोल की जगह पुट किया तो एक फॉर्मूला जनरेट कर लिया बेटा। ठीक है। तीसरा जो फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए कि मोलैरिटी और एन फैक्टर को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो नॉर्मेलिटी आता है। तो नॉर्मेलिटी इनटू द वॉल्यूम इज नथिंग बट द इक्विवेलेंट। ठीक है। इसी को ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट के नाम से जानते हैं। बस दीज आर द थ्री फॉर्मूले विच आर रिक्वायर्ड फॉर टुडेज क्लास, राइट। ये बस वो तीन फॉर्मूले है बेटा जो आज की क्लास के लिए रिक्वायर्ड है। चले जी मूव करें आगे, आगे बढ़े बेटा मेरे। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों समय आ चुका है आज की क्लास का कि मैं आप लोगों को बैक टाइट्रेशन के बड़े बवाल को समझाऊं। ठीक है ना। और मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आप लोगों से, जितना भी बच्चा इस क्लास के अंदर अभी बैठा हुआ है, जितना भी बच्चा अभी क्लास के अंदर बैठा हुआ है, 100% उसको ये पूरा डेटा सिखा दूंगा। बशर्ते बस स्क्रीन की तरफ फोकस बना के रखें, है ना। एक यही रिक्वेस्ट है, बस स्क्रीन की तरफ फोकस बना के रखें, बाकी काम मेरा बेटा। तो चलिए हेडिंग डालेंगे सभी बालक। टॉपिक जिसका नाम है बैक टाइट्रेशन। बैक टाइट्रेशन, दिस इज द टॉपिक कॉल्ड बैक टाइट्रेशन। तो बैक टाइट्रेशन का मतलब होता है अ अ मल्टी स्टेप प्रोसीजर। सबसे मुश्किल भी मानी जाती है। और मल्टी स्टेप प्रोसीजर इन विच रिएक्शंस में रिएक्शन में बी रिडॉक्स, यानी कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और नॉन रिडॉक्स भी हो सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि दोनों आप लोगों को देखने के लिए मिले। ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्शन रिडॉक्स ही ना हो, राइट। इट इज ए मल्टी स्टेप प्रोसीजर इन विच रिएक्शन में और मे नॉट रिडॉक्स, रिएक्शन में और मे नॉट रिडॉक्स, राइट। तो बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे बेटा। देखिए इस रिएक्शन में जनरली आपको क्वेश्चन अप्रोच में क्या मिलेगा मैं आप लोगों को वो बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, जब मैं बात करता हूँ स्टेप वन की, तो मेरे प्यारे बच्चों स्टेप वन में मुझे ये दिखाई देता है, मानो ये ए है और ये रिएक्ट कर रहा है बेटा जी किसके साथ, बी के साथ। whenever A react with B, obviously there is a formation of a product, yes or no। अब एक्चुअली क्या होता है बेटा कि वहां ना ऐसा जनरली आपको मिलेगा कि यार ए की अमाउंट तुम्हें पता नहीं होगी लेकिन बी की अमाउंट पता होगी। मैं अमाउंट का मतलब मोल से कह रहा हूँ, मैं अमाउंट का मतलब ग्राम इक्विवेलेंट से कह रहा हूँ या इक्विवेलेंट से कह रहा हूँ। ठीक है ना। यानी कि वो आपको बी का अमाउंट दे देगा भाई। ठीक है। और बी का अमाउंट दे देगा और कहीं ना कहीं ऐसी ट्रिक डाल देगा कि जो ए है ना वो एक लिमिटिंग रिएजेंट है, और ना भी डाले ना तो वो स्टेप टू में आप लोगों को एक रिएक्शन दे देगा जो कि साफ साफ ये बता रही है कि बी जो है ना वो एक्सेस में है। और यहाँ लिखेगा कि जो बी है ना, जो इससे बचा हुआ बी है, यानी कि रिमेनिंग। समझ रहे हो बात को, नहीं समझ रहे भाई? आपको मैंने बोला भाई ये 5 मोल है, ये 10 मोल है, तो 5 मोल जो बचा हुआ है ना वो रिमेनिंग, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने लिखा है रिमेनिंग। जो रिमेनिंग बी है ना बेटा, ये सी के साथ रिएक्ट करता है। और इसमें ऑब्वियसली वो आपको जब बी दे देगा तो सी भी दे ही देगा। तो यहाँ से एक प्रोडक्ट बनेगा। और ऐसा नहीं कि केवल दो ही स्टेप की रिएक्शन हो सकती है, जनरली 2 स्टेप्स रिएक्शन है। अब सवाल की डिफिकल्टी लेवल पर डिपेंड करता है। हो सकता है वो यहाँ पर भी कुछ बचा ले बी,
और फिर जो है आपको डी के साथ रिएक्ट करा दे, या बी को कंप्लीट कंज्यूम करा के सी का कुछ पार्ट बचा ले, तो वो देखना पड़ेगा कि आपको रिएक्शन को किस तरीके से वो करा रहा है, राइट। तो इस पूरे प्रोसीजर में ना एक बात मुझे समझ में आ रही है क्या, जो इक्वलेंट है किसका, ए का। क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्राम इक्वलेंसी, कि अगर रिएक्शन हुई है तो बेटा दोनों के ग्राम इक्वलेंट क्या होने चाहिए, बराबर ही होने चाहिए। तो दोनों के अगर ग्राम इक्वलेंट बराबर होंगे तो मुझे लिखना पड़ेगा, मुझे यहाँ ऐसा लिखना चाहिए, इक्वलेंस ऑफ बी, या ग्राम इक्वलेंट ऑफ बी, ग्राम इक्वलेंट ऑफ बी इन द रिएक्शन फर्स्ट, यस नो। क्योंकि यार मुझे तो पता है ना कि यार ये कंप्लीट तो मतलब क्या बोलते हैं उसको, कुछ पार्ट तो ऐसा है जो रिमेनिंग है जो नेक्स्ट के लिए चाहिए होगा। और इसी के साथ आप ये भी लिख सकते हो कि जो ग्राम इक्वलेंट है किसका बेटा जी, ग्राम इक्वलेंट जो बी है इन सेकंड रिएक्शन, ये बराबर हो जाएगा बेटा जी ग्राम इक्वलेंट ऑफ, ग्राम इक्वलेंट ऑफ सी, यस नो। बोलो भाई। मेरे कहने से आप पहले इतना नोट करें, मेरे कहने से सबसे पहले आप लोग इतना नोट करें। चलो कॉपी में जल्दी से नोट करेंगे सभी बालक। चलिए मुझे ऐसा लगता है कि सभी स्टूडेंट्स ने ये बातें समझ में आ गई होंगी बेटा, ठीक है। रोहित बस मैंने इतनी बात बोली है कि जो ग्राम इक्विवेलेंट ए का है वो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी ऑफ फर्स्ट रिएक्शन है, ऐसी जो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी ऑफ सेकंड रिएक्शन है वो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी के बराबर है। आसान है यार, बहुत बेसिक बात है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बात यहाँ पर मैं तुम्हें और ऐड करा देता हूँ बच्चों, कि जो मोल ऑफ बी है, मोल ऑफ बी है, जो मोल ऑफ बी है, और पक्का ये मोल ऑफ बी क्या हो जाएगा बेटा, गिवन होगा, क्योंकि मैंने बोला है कि भैया इसका ग्राम इक्विवेलेंट या मोल या कुछ वेट कुछ ऐसा गिवन होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि जी मोल ऑफ बी जो है ना, ये बराबर होगा, मोल ऑफ बी बराबर होगा मोल ऑफ बी ऑफ वन प्लस मोल ऑफ बी ऑफ रिएक्शन सेकेंड। तो ये भी वो एक पॉइंट है जहां तुम अपना गेम खेल सकते हो, ठीक है ना। ये भी वो एक पॉइंट है जहां तुम अपना गेम खेल सकते हो। समझो बेटा, मैंने बोला बैक टाइट्रेशन में मल्टी स्टेप प्रोसीजर है ये बेसिकली, इन विच द रिएक्शन में बी रिडॉक्स और नॉन रिडॉक्स, राइट। स्टेप वन में मैंने बोला मान लो ए है और ये बी कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना रहे, स्टेप टू में बी और सी आपस में कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन जो ऊपर से बी बचा हुआ है वही नीचे रिएक्ट करेगा, इसलिए मैंने रिमेनिंग लिखा है। इसका मतलब ऊपर के दोनों ग्राम इक्विवेलेंट और नीचे के दोनों ग्राम इक्विवेलेंट क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। फिर मैंने बोला यार क्योंकि बी की मात्रा गिवन है, मतलब जो बी का मोल ऊपर होगा ना, एक्चुअल में जो टोटल मोल है वो किसके बराबर हो रहा होगा, वो बराबर हो रहा होगा जो बी कंज्यूम हुआ है रिएक्शन वन में, या जो बी कंज्यूम हुआ है रिएक्शन टू में। अब कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा यार ये क्या बवाल है, पता नहीं कैसे होगा हमसे। घबराइए मत बेटा, मुझ पे भरोसा करिए, मैं बता रहा हूँ, मैं अपने ऊपर भरोसा करने वाले को परेशान नहीं होने देता, ठीक है ना। यही रीजन है कि हम लंबे समय से टिके हुए हैं और बढ़िया टिके हुए हैं। तो बहुत ध्यान से तुम देखोगे ना, यूट्यूब यूट्यूब पे भी इसकी बहुत ज्यादा रिएक्शंस नहीं मिलेंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ज्ञान नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के साथ पढ़ा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इफ एन फैक्टर, अगर तेरा एन फैक्टर किसका, बी का, क्योंकि वही तो बार बार कंज्यूम हो रहा है, इफ बी इज सेम इन बोथ केसेस, यानी कि जब दोनों केसेस में, कौन से केसेस में, रिएक्शन ए में, इस वाली फर्स्ट में और सेकंड में, इस दोनों में जब एन फैक्टर बराबर होगा बी का, तब तो ये कहना बहुत आसान हो जाएगा, तब ये कहना आसान हो जाएगा कि भैया जो इक्वलेंट है बी का, जो कि क्वेश्चन में पक्का गिवन होगा, तो वो बराबर हो जाएगा किसके, इक्वलेंट ऑफ बी ऑफ रिएक्शन वन प्लस इक्वलेंट ऑफ
बी ऑफ रिएक्शन सेकंड, यस सर। रिएक्शन वन और रिएक्शन सेकंड, ये बातें समझ में आ रही होंगी आपको बहुत आसानी से, ठीक है। रिएक्शन वन और रिएक्शन सेकंड के इक्विवेलेंट ऑफ बी के बराबर है। इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग है बेटा? इसका मीनिंग ये हो गया सर, और शुद्ध भाषा में लिखूं तो यार जो इक्विवेलेंट ऑफ बी है ना, वो एक्चुअली बराबर हो जाएगा इक्विवेलेंट ऑफ किसके, ए के, प्लस इक्विवेलेंट ऑफ व्हाट, सी के। अब देखो इसमें ना आपको थोड़ा सा दिक्कत आई होगी कि सर ने क्या लिखा। देखो मैं समझाता हूँ, ऊपर देखो, ऊपर देख बेटा, ये जो बी का इक्विवेलेंट है ये किसके बराबर हो रहा है, इक्विवेलेंट ऑफ सी के। और ऊपर वाला जो बी का इक्विवेलेंट है ये किसके बराबर हो जाए, इक्विवेलेंट ऑफ ए के। इसका मतलब जो टोटल इक्विवेलेंट ऑफ बी है वो एक्चुअली किसके बराबर हो रहा होगा, इक्विवेलेंट ऑफ ए प्लस इक्विवेलेंट ऑफ सी। लक्ष्य, बड़ी बात समझ में आई या नहीं आई? बोल बेटा। एक बार ऑनलाइन जितने भी स्टूडेंट बैठे हो बेटा, नहीं आई ना समझ में, बोल देना, कोई बात नहीं, उसको एक बार दोबारा रिपीट कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन नहीं आई तो बोल देना, और आ गई है तो भी बता देना कि हाँ सर ये डेटा हमें समझ में आ गया। एक बार दोबारा सुनेंगे सभी, पूरा एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। ए ने बी से रिएक्ट करा, बी की कंसंट्रेशन, बी की ग्राम इक्विवेलेंट, बी के मोल आर गिवन टू यू, गिव द प्रोडक्ट बी। लेकिन बी का कुछ अमाउंट ऐसा है जो सी के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी ऊपर कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हुआ, बी एक एक्सिस रिएजेंट है। इसका मतलब ऊपर जो ग्राम इक्विवेलेंट है बी के इक्वेशन नंबर वन में, वो ए के बराबर हो जाएंगे, और नीचे जो रिमेनिंग है वो सी के बराबर हो जाएंगे। तो मैंने बोला अगर मोल बी के टोटल गिवन है तो वो कहाँ कहाँ कंज्यूम हुए हैं, ऊपर वाली रिएक्शन में, नीचे वाली रिएक्शन में, तो दोनों का एडिशन मैंने लिखा हुआ है। फिर मैंने बोला अगर बी का बी का एन फैक्टर और ऊपर और नीचे सेम है। अब एक बच्चे के, अगर एक बच्चे के अगर एक बच्चे के दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि यार बी का भी एन फैक्टर अलग अलग हो सकता है, हो सकता है। मान लो ऊपर रिएक्शन एसिडिक हो और वो MnO4 हो, तो MnO4 नेगेटिव एसिडिक मीडियम में Mn+2 में चला जाता है, और नीचे रिएक्शन अगर बेसिक कर दी उसने तो यही पिक्चर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, MnO2 में। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं? माइल्ड बेसिक की आप बेसिक कर दी तो ये मत सोचना कि ये दोनों बातें तभी वैलिड होंगी कि एन फैक्टर ऊपर नीचे डिफरेंट भी होगा, ये तभी वैलिड है जब क्या होगी, वैल्यू सेम होगी। तो इसका मतलब इक्वलेंट ऑफ बी जो गिवन है बेसिकली, ये किसके बराबर हो जाएगा, रिएक्शन वन रिएक्शन टू के बराबर। और रिएक्शन वन बता रही है कि ये इसके बराबर है, और रिएक्शन टू बता रही है, कि यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या हो रही है, इसके बराबर हो रही है। तो दोनों वैल्यू को मैंने बेसिकली क्या काम करा है, दोनों वैल्यू को मैंने यहाँ पर सजा के लिख दिया। तो इसका मतलब इक्वलेंट ऑफ बी इज इक्वल टू इक्वलेंट ऑफ ए प्लस इक्वलेंट ऑफ सी, दिस इज द अल्टीमेट रिएक्शन, राइट। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बड़ी बातें समझ में आ गई होंगी बिना किसी कष्ट के। जिनको नहीं आई भैया एक बार दोबारा देख लें, और आप एक बार जो है इसको रिपीट कर लें या अपना नोट कर लें भाई, ठीक है। अब हम सीधा क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मैं दो तीन क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बेसिस पर ये टॉपिक हो जाएगा पूरा, ठीक है लक्ष्य। विषय बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेगा बेटा, ठीक है। इधर देख बेटा, बहुत ध्यान से इसको समझने और सीखने की कोशिश करेगा बच्चा। अगला कॉन्सेप्ट ये रहा आप लोगों के सामने, देखो मैं सवाल की फॉर्म में इस सवाल को कराता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, बड़ा ही मतलब मजेदार सा कॉन्सेप्ट है। इजी वे में मेरी क्लास के बच्चों को समझ में भी आता है, कोई मुश्किल नहीं है ये कॉन्सेप्ट, इजी वे में पूरा टॉपिक मैं आपको कवर कराऊंगा। सी, मैं सवाल पूरा प्रॉपरली लिखता हूँ, टाइम लगेगा, लेकिन आपको पूरी एनर्जी के साथ इस सवाल को देखना है, समझ रहे हो ना। देखिए, 50 ग्राम ऑफ सैंपल, 50 ग्राम ऑफ ए सैंपल ऑफ CaOH का ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज डिजॉल्व, it is dissolved in 50 ml of 0.5 normal HCl solution. The the excess of HCl was कभी भी वो टाइट्रेटेड देखे ना, मतलब रिएक्टेड समझा करो, रिएक्टेड विद 0.3 नॉर्मल NaOH। फिर करें द वॉल्यूम ऑफ NaOH used was 20 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ml,
यू हैव टू कैलकुलेट परसेंटेज प्योरिटी, थोड़ा और मुश्किल बना दिया मैंने, ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सैंपल। आप इवन ये भी बता दोगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल है तो चलेगा मेरे लिए, क्योंकि परसेंटेज निकालना कोई बड़ा टास्क नहीं। चलो, तुम्हारा समय शुरू होता है बेटा अब। देखता हूँ कितने बहादुर बच्चे इस क्लास के अंदर बैठे हुए हैं जो इस सुंदर सवाल का आंसर बता पाए। करो बेटा, ट्राई दिस क्वेश्चन, डू फास्ट। स्टूडेंट्स प्लीज डू दिस क्वेश्चंस, ट्राई तो करो। कर बेटा। नैतिक, विद्या, रोहित, रुद्रा। कर बच्चे। टाइम दे रहा हूँ मैं आप लोगों को क्वेश्चन करने के लिए। काफी सारे बच्चों के आंसर्स आने लगे हैं। नमन का भी आंसर आया है और शुभ का भी आंसर आया है। बहुत बढ़िया। बाकी स्टूडेंट्स भाई ट्राई कर रहे हैं क्या? कुछ 14% आंसर बता रहे हैं अपना। पुष्कर, तेरा ठीक हो सकता है। थोड़ा सा देख, जरा चेक कर। पक्का 14 है या थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस है? चले आगे। अच्छा, मैं कवर कराऊं? बता। चल, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। लक्ष्य बहुत हाईली कैलकुलेटिव आंसर गलत बताया तो देख, समझने की कोशिश कर। जैसा जैसा सवाल बोलेगा वैसा वैसा करेंगे, ठीक है? अपनी बुद्धि कम लगाएंगे, सवाल की जो स्टेटमेंट है उसको फॉलो करेंगे। क्या कह रहा है सवाल? कह रहा है 50 ग्राम सैंपल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके, डिजॉल्व इन फलाना, मतलब वो तुम्हारा जो डिजॉल्व किया वो इम्प्योरिटी हो गई तुम्हारे लिए। मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस इम्प्योरिटी दोनों मिला के 50 ग्राम होनी चाहिए। यही सेंस है बेटा? यही सेंस है या नहीं भाई? 50 ग्राम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। और ये जो है ना, ये तुम्हें कैलकुलेट करना है। ये कैलकुलेट करने का मतलब हो गया, आपको मैं बोलता हूँ एक्स, क्योंकि वॉल्यूम दे रखा है बेटा किसमें, वॉल्यूम किसमें दे रखा है? एमएल में दे रखा है। वॉल्यूम किसमें दे रखा है? एमएल में। तो एक्स मिली मोल ले लो। सर आप क्यों लेते हो ये सब एक्स मिली मोल? क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस है ना, तो मेरे को मेरे एक्सपीरियंस का कुछ तो फायदा उठाओ। कि अगर तुम्हें आगे वॉल्यूम किसमें दे रखा है बेटा, एमएल में, तुम मोल निकालने के चक्कर में मत पड़ो, तुम मिली मोल से खेलो। वो इसी से आंसर बन जाएगा आपका। उसी से आप लोगों को आंसर बनता हुआ नजर आएगा। चलो मैं आपको समझाता हूँ आगे क्या बोला हुआ है। इसको डिसॉल्व किया गया है 50 ml ऑफ HCl के साथ। तो पहले देखेंगे, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड when react with HCl, then there is a formation of a CaCl2 plus water, isn't it? अगर ऐसा है तो भैया मैं तुमसे कहूंगा कि फिर आगे बोला हुआ है, और इट इज फर्दर टाइट्रेटेड विद 0.3 नॉर्मल NaOH। इसका मतलब HCl बचा हुआ है ना भाई, इसका मतलब रिमेनिंग HCl जो भी बचा होगा उसके साथ इसने क्या काम करा भाई, NaOH के साथ टाइट्रेट कर दिया। क्या बन गया? NaCl बन गया प्लस वाटर। क्या तुम्हें इससे वो पिछली मिलती जुलती इक्वेशन नजर आ रही है कि ए से बी रिएक्ट किया, बी से सी रिएक्ट किया? तो हम लोग क्या करते थे फाइनली, यहाँ आ जाते थे लास्ट में कि ग्राम इक्वलेंट ऑफ वो जो कि रिमेनिंग था और बाद में यूज हुआ इज इक्वल टू A and C। लॉजिकल है? तो यार मैं इतना माथा क्यों लगाऊं? क्योंकि मुझे पता है HCl का एन फैक्टर यहाँ और यहाँ, क्योंकि मीडियम कुछ डिफाइन नहीं है और HCl एसिड बेसिक में सेम ही काम कर रहा है, तो इसलिए दोनों ही तरफ जो एन फैक्टर है वो कितना होगा बेटा मेरे? 1 होगा। कितना एन फैक्टर होगा बेटा मेरे? 1 होगा। अब इसके बाद अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई मुझे इसको कैसे लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए इक्वलेंट ऑफ HCl बराबर होगा किसके? ये बराबर हो जाएगा इक्वलेंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, प्लस
इट इज इक्वल टू द इक्वलेंट ऑफ व्हाट, दैट इज NaOH। भाई मानेगा कि नहीं मानेगा? बात बिल्कुल माननी पड़ेगी, 100% माननी पड़ेगी। तो HCl के पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है? इतने नॉर्मल, इतने ml HCl, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब तो एक बात जानता है, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। जैसा ना, तो नॉर्मेलिटी दे रखी है इन्होंने कितनी, 0.5 नॉर्मल, और वॉल्यूम भी दे रखा है 50 ml, और हम इसी फॉर्मेट में निकालने के लिए तैयार भी हैं, क्योंकि हमें मोल नहीं मिली मोल चाहिए ऊपर। देखो जी, इसको सर ने एक्स मान लिया था, मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दुनिया जानती है जितने OH नेगेटिव आयन होते हैं वही उसका एन फैक्टर होता है बेटा। तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, प्लस 0.3 NaOH दे रखा है, मल्टीप्लाई बाय इसका जो एन फैक्टर होता है, सॉरी वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम है वो कितना दे रखा है बेटा जी, 20 ml। बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से जो मुझे समझ में आ रहा है, यहाँ से जो मुझे समझ में आ रहा है कि ये 25 आ रहा होगा, ये 2x आ रहा है, और ये 6 आ रहा है। तो यहाँ से जो x की वैल्यू मुझे समझ में आ रही है वो कितनी आ जाएगी बेटा जी, यहाँ से इधर जाएगा 19 आ गया, 19/2। ये x की वैल्यू आ रही है। ये x कौन है सर? ये इतने मिली मोल है। बहुत बढ़िया। सर एक बात बताओ ना सर, सर ये परसेंटेज इम्प्योरिटी क्या चीज है? देखो मैंने पहले भी बोला होगा कभी इसको पढ़ाते हुए, परसेंटेज प्योरिटी पूछा हुआ है, नॉट इम्प्योरिटी। परसेंटेज प्योरिटी इज व्हाट? परसेंटेज प्योरिटी का मतलब है कितना मास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है डिवाइड बाय कितना मास टोटल है, मल्टीप्लाई बाय 100। टोटल तो 58 ग्राम, ग्राम है तो ऊपर मिली मोल आए थे, तो इस मिली मोल को पहले मोल में कन्वर्ट कर ले, और मोल को जब मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कौन है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो मोलर मास आएगा ना, मैं बता देता हूँ, ऑल्दो पेपर में गिवन था उस समय, PYQ 74, कैल्शियम का और हाइड्रोक्साइड का से मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ से यू कैन जो है क्रैक योर आंसर, राइट। जो भी आंसर आएगा वो आपका होगा, मैं इस बात में नहीं जा रहा कि एग्जैक्टली आंसर कितना है, ठीक है। तो वो आप लोग अपनी ईमानदारी के साथ जो है इसको कैलकुलेट कर लेंगे। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? तो जिस बच्चे का आंसर लगभग 0.703 आया होगा, क्यों लक्ष्य है, बन गई बात, वही सवाल का सही उत्तर होगा। क्या मेरी क्लास के सभी बच्चों को ये बेसिक और फंडामेंटल बात समझ में आई? देखो एक सवाल सब पे भारी है, जिसने इस एक को सीखा होगा ना, मैं श्योरिटी देता हूँ वो अनेक लगा लेगा, लेकिन इस एक को सीखने वाला हो बस। मैं श्योरिटी दे रहा हूँ, जिसने इस एक को सीखा होगा ना वो अनेक लगा लेगा बैक टाइट्रेशन के। सर 58 कैसा है, कहाँ है 58? सॉरी इट्स नॉट 58, इट इज 5050 बेटा, 50 1.06 आ रहा है। तो भाई देख लो भाई, अगर ये बच्चा बता रहा है तो ऐसा हो सकता है कि कैलकुलेशन एरर हो ये मेरा। दिस इज 1.406%, दैट मे बी पॉसिबल, ठीक है ना, शायद यही आएगा। एक बच्चे ने आंसर दिया था 1.4 समथिंग, आगे ऊपर सबसे पहले दिया था 1.5 वाला। परसेंटेज प्योरिटी होती है बेटा, ऊपर जो गिवन वेट है डिवाइडेड बाय टोटल वेट है मल्टीप्लाई बाय 100, वो प्योरिटी हो जाएगी। गिवन वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट मल्टीप्लाई बाय 100, वो प्योरिटी होगी उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की। ठीक है गंभीर, मौलिक, काफी बच्चों ने वैसे आंसर दिया है मैंने देखा। मैं, तू इंटेलिजेंट बच्चा है बेटा, तू पर क्लास में आकर रेगुलर, ठीक है। चल, अगला सवाल आता है। मैं अगला सवाल और लिखवा रहा हूँ, उससे मुझे आइडिया हो जाएगा। सी, अगला सवाल ये रहा आप लोगों के सामने। भाई बहुत ध्यान से इस पूरे सवाल को करने की कोशिश करना, घबराए ना, ये प्रॉमिस कर रहा हूँ, घबराने का चीज विषय है ही नहीं। आराम से कवर करो, इजीली हो जाएगा। सवाल है 29.5 मिलीग्राम, बहुत सुंदर, ऑफ एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। होगा कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखता हूँ थोड़ा कंफ्यूज कम करूँ। कंटेनिंग, कंटेनिंग नाइट्रोजन was digested according to जेलडार मेथड।
अब जैसे कुछ बच्चे होंगे निकम्मे, क्या काम करेंगे, और जुलदार मेथड नहीं पढ़ाया, अब कैसे करेंगे इस सवाल को, अरे ये दिया ही इसलिए तू कंफ्यूज हो। मैंने बताया ना, ये दिया ही इसलिए ताकि तू कंफ्यूज हो जाए। एंड द इवॉल्व ammonia was absorbed in 20 ml of 0.1 capital M HCl solution. The axis of the acid required 50 ml of 0.1 capital M NaOH solution for complete न्यूट्रलाइजेशन। समझ में आ रहा होगा कि बैक टाइट्रेशन का सवाल है। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन दैट इज N इन द कंपाउंड इज, चल इसके ऑप्शंस भी देता हूं। 23.7%, बी 29.5%, सी 59.0%, डी 47.4%। सोचो समझो आंसर दो, बस मैं एक ही हिंट दे रहा हूं तुम्हें अभी के लिए, कि एक कंपाउंड है जिसका वेट है 29.5 मिलीग्राम, ये नाइट्रोजन है, और इसके अलावा ये अदर है। परसेंटेज निकालने का तरीका तुम्हारे पास है, टोटल वेट से डिवाइड करते हैं नाइट्रोजन के वेट को, मल्टीप्लाई बाय 100। चलो बेटा शुरू हो जाओ, जो टाइम स्टार्ट नाउ। भाई जिन भी बच्चों ने आंसर ए दे दिया है ना, और वास्तव में ईमानदारी से दिया है, गूगल गूगल से नहीं चेपेगा क्योंकि PYQ है, तो भाई आप अपने पेपर पे ना आज लिख लेना, अगर मेडिकल के हो तो डॉक्टर बनने जा रहे हो, और अगर आप लोग जेई के हो तो किसी गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक करने जा रहे हो। 100% पेपर पे लिख लेना, सर की बात है, स्टेटमेंट गिवन बाय अरुण दीक्षित सर, लिख लेना इस बात को, जिन्होंने आंसर ए कर दिया है। क्योंकि इस सवाल के अंदर दम है भाई, और जिस बच्चे ने कर दिया है मतलब काम सेट है उसका, उसको सच में सरकारी कॉलेज बुलाएगा। सी बेटा मेरे पूरी ईमानदारी के साथ इस कॉन्सेप्ट को समझो। ये देखिए ये अमोनिया है, क्वेश्चन के कहे अनुसार कि इतने ग्राम, ठीक है ना, ये वाला पार्ट तो हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग जेलडार मेथड अमोनिया, इवॉल्व अमोनिया गैस वाज ऑब्जर्व 20 ml इतने मोलर HCl सॉल्यूशन। इसका मतलब अमोनिया को HCl के साथ ट्रीट करा इन्होंने, और हम लोग जानते हैं कि NH4Cl बनता है, ये लॉजिकल है। और ये जो रिमेनिंग HCl है, इसके साथ हम लोगों ने NaOH को ट्रीट करा होगा पक्का, और ऐसा करने से NaCl के साथ मैंने वाटर को निकलते हुए देखा, ठीक है ना। फिर मैंने बोलना है, एक ही बात मैंने बोलनी है कि यार इक्वलेंट ऑफ HCl आइडियली बराबर हो जाएगा इक्वलेंट ऑफ व्हाट, अमोनिया, एंड ऑब्वियसली इट इज इक्वल टू द इक्वलेंट ऑफ NaOH। भाई ये बड़ी बात तो आपको समझ में आ गई होगी यार, है ना। अब आप जानते हो कि इक्वलेंट ऑफ HCl कैसे निकला होगा सर, भाई की अपने पास मोलैरिटी है बहुत बढ़िया, एन फैक्टर हम लोग जानते हैं इसका 1 होता है, और वॉल्यूम भाई साहब का कितना दे रखा है 20 ml, बहुत सुंदर। इस महाराज का निकालना है तो भाई इसकी इसकी जो मोल है या मिली मोल है, उसको मैं एक्स मान लेता हूँ। ये मेरी ट्रिक है, मतलब आप ऐसे समझो, ये ना ये मेरी ट्रिक है बेसिकली, कि मैं इसी फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को करता हूँ, क्योंकि आई नो वॉल्यूम का लीटर बनाओ, मोल के मिली मोल, अरे सब नाटक क्या है यार, वो जब कटना ही है तो सीधा करो, मल्टीप्लाई बाय इसका एन फैक्टर। बेटा अमोनिया का एन फैक्टर कितना होता है 1। अब हो सकता है इसी में कुछ बच्चे परेशान हो जाए, भाई अमोनिया अमोनिया कैसा हो सकता है, इसका एन फैक्टर कैसे सर ने 1 लिख दिया, या इसी के लिए परेशान हो जाएंगे। तो भैया अमोनिया जो है गैस है, और गैसेस एन फैक्टर कितना होता है बेटा जी, 1 होता है, प्लस ये NaOH है मेरे पास 0.1, मुझे इसकी क्या दिखाई दे रही है बेटा जी,
0.1 मुझे दिखाई दे रही है इसकी मोलारिटी, और इतना वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय 15, और एन फैक्टर कितना होता है इसका 1। तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आएगी बेटा वो आ जाएगी 0.5 मिलीमोल। ये सुन, अब तेरे को निकालना है दोस्त परसेंटेज, और परसेंटेज निकालने का एक ही नियम है, डिवाइड बाय टोटल करो पहले तो। और भैया देखो, ये मिलीग्राम है, क्या है ये, मिलीग्राम है। तो मिलीग्राम है तो पहले हम अपन किसको कन्वर्ट कर लेंगे मेरे भाई, इस मिलीग्राम को, इस मिलीग्राम को हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, कितने से, 10⁻³ और ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ अदरवाइज ऊपर मिलीमोल था नीचे मिलीग्राम था, चल जाता सीधा सीधा काम। मल्टीप्लाई बाय बेटा जी इसको क्या कर देंगे 14, मोलर मास होता है ना, मोल से मोलर मास को मल्टीप्लाई कर देते तो वेट आ जाता है। वेट आ गया मेरे पास बेटा नाइट्रोजन का, यस नो, 14, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, क्या इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 100 से। भाई मैं समझा पाया नहीं समझा पाया, आप कैलकुलेशन कर लेना, 23.7% आंसर आ रहा हो। आप इसको कैलकुलेट कर लेना, 23.7 आंसर आप लोगों को चमकेगा। 23.7 आंसर आप लोगों को चमकेगा। काफी बच्चों का आ गया आंसर, और खुशी भी हो रही है मुझे कि हाँ दमदार बच्चे बैठे हुए हैं क्लास के अंदर। गुड दिव्यांश, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। मुझे लगा कि मैंने 2 सवाल के अंदर आपको बैक टाइट्रेशन का पोर्शन जो है कवर कर लिया है बेटा जी, ठीक है। इसके जो एडवांस के क्वेश्चंस होंगे, जब आपका क्रैश कोर्स चलेगा, उसके अंदर जो है हम लोग और इसके क्वेश्चंस को पढ़ाएंगे बेटा, ठीक है। तो मुझे लगता है आज की कक्षा के लिए इतना काफी है। आप लोग भरपूर ईमानदारी के साथ इस पूरे डेटा को नोट करेंगे, और यू कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग एज वेल, है ना, क्योंकि कल तुम्हारी सुबह क्लास है। सो जाओ, जल्दी जल्दी उठ पाओगे। ठीक है दक्ष, चल बेटा दक्ष, परेशान नहीं होना भाई। दक्ष कह रहा है सर मेरे सर पे ही क्यों ओले आ रहे हैं, है ना, क्यों दक्ष। गोनिका, प्लीज रिकॉर्ड द, मतलब क्या बोलते हैं इसको, देवेश, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे बेटा।